Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the most important news headlines from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So today's newspaper is very special because it was a budget special. So most of the news which we are going to cover is from the budget which was presented yesterday by Nirmala Sitharaman, our finance minister. So before I begin, let's go through the comment box from our previous class. And again, the same appeal. If you have any feedbacks, any doubt, you can answer it or you can question it in the comment box. You can mention it in the comment box. And also, whatever kind of questions I ask you in my news analysis, please try to answer them in the comment box also. So एक बार go through करते हैं कल के जो क्वेश्चन से. तो पहला क्वेश्चन था आपसे रिगार्डिंग कि जो आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था, इट वाज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन. तो कौन सा फाइनेंस कमीशन था जिसने इसको स्क्रैप करने का रिकमेंड करा था? एंड द आंसर टू दिस वन वाज दैट इट वाज द 14th फाइनेंस कमीशन जिसने रिकमेंड करा था. एंड दे सेड इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, और हमें जो टैक्स डिवोल्यूशन है या जो टैक्स हम देते हैं उसको ही इंक्रीज करना है टू 42%. सो 32% से डायरेक्टली 42% हमने कर दिया था. मतलब सेंटर को अब अलग से हर स्टेट के लिए कोई डेटा या कोई भी अमाउंट अलग से प्रोवाइड नहीं करनी है. सेकेंड क्वेश्चन वाई आस्क यू वाज कि ऐसा कौन सा आपका पहले का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो बाद में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी बना? एंड मेनी पीपल, ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली. इट वाज मनमोहन सिंह जो आपके बाद में प्राइम मिनिस्टर बने. ये पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे एंड ऑल्सो ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर एंड देन योर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. एक डिवोट सन, आई एम श्योर सारे बच्चे अपने आप को ही बताएंगे कि वी वर द डिवोट सन, बट इट वाज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन कि इसमें पूछा ये गया था कि कावड़िया यात्रा से रिलेट करके मैंने क्वेश्चन बनाया था कि मेजरली रामायण के अंदर में एक ऐसा डिवोट सन कौन था जो अपने मॉम डैड को, अपने माता पिता को, जिसने कावड़ टाइप की यात्रा कराई थी या तीर्थ यात्रा करा रहा था, एंड उसका नाम था श्रवण कुमार, जिनकी स्टोरी ये होती है कि उनकी डेथ हो गई थी या ही वाज किल्ड बाय दशरथ, किंग दशरथ, एंड व्हेन ही वाज हंटिंग, और जब उन्होंने आंख बंद करके जो तीर मारा, साउंड के हिसाब से जो तीर मारा, वो श्रवण कुमार को लगा था, जिससे उनकी डेथ हुई. नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने जो आपसे पूछा था, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स लॉस्ट कर दिए हैं इन द मॉडर्न एरा? तो उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला. इसका जो लास्ट ग्लेशियर था, हम्बोल्ट ग्लेशियर, वो भी अब ग्लेशियर की डेफिनेशन में नहीं आता. ग्लेशियर की डेफिनेशन होती है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा आइस कवरेज होना चाहिए, आइस का जो कंटेंट है वो 2 हेक्टेयर तक स्प्रेड होना चाहिए, देन ओनली कैन कॉल इट समथिंग एज अ ग्लेशियर. बट अब 2 हेक्टेयर से कम हो गया तो इट हैज बीन डिफाइंड, रीडिफाइंड एज अ आइस शीट. सो वेनेजुएला, देयर इज अनदर कंट्री स्लोवेनिया, जिसका भी यही हाल हो चुका है, बट for us the answer is going to be Venezuela. So last year नहीं, कल के कमेंट बॉक्स में से ये वाले क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर्स करे थे. So these were the answer. Again, if you have any doubt, any question, you can ask and we will try to answer it. Okay? मूव ऑन करते हैं. तो आज का जो आपका न्यूज़पेपर है, इट मेजरली इज कवरिंग, इज टॉकिंग अबाउट द बजट ओनली. सो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव ट्राई टू अकमलेट दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर व्हिच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. बहुत सारा बजट के अंदर में डेटा होता है, बहुत सारा बजट के अंदर में नई स्कीम्स होती हैं, बहुत कुछ नए रिफॉर्म्स होते हैं, बट हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है. हमें सिर्फ उन पे कंसंट्रेट करना है या हमें उन फैक्ट्स और डेटा पॉइंट्स पे कंसंट्रेट करना है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं. तो मैंने सिर्फ उन्हीं डेटा को कलेक्ट किया है और आज मैं उनको प्रेजेंट करूंगा. ऑब्वियसली अभी बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करी गई हैं. फॉर एग्जांपल 5 एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम्स है, बट अगर आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ोगे या बजट की स्पीच पढ़ोगे, उन स्कीम के स्पेसिफिक नाम क्या है, वो स्कीम के नाम अभी तक नहीं बताए गए. सो प्रोबेबली इन फ्यूचर जब ये स्कीम्स पास हो जाती हैं, ये जब बजट पास हो जाता है, तो इन स्कीम्स के नाम भी आ जाएंगे. सो नेक्स्ट 1 से 2 महीने के अंदर में हमें उन स्कीम्स के नाम भी पता होंगे. एज ऑफ नाउ जो पुरानी स्कीम्स है, जो फिर से जिनका एलोकेशन इंक्रीज करा गया है, उन सब स्कीम को हम आज डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? सो रिमेंबर दिस, इस पर्टिकुलर सेशन का मेन पर्पस होगा बजट के उन पर्टिकुलर स्कीम्स, उन पर्टिकुलर रिफॉर्म से डील करना जो क्लैट के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, एलेट के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, सो आई लव दिस कार्टून, अ वेरी गुड कार्टून ऑन द हिंदू पेज पर. तो बजट के बारे में बेसिक्स करते हैं. तो क्या बजट आपका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? सो आंसर इज यस एंड नो. यस, बजट तो मेंशन है, वर्ड बजट नहीं मेंशन है, बट यस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, जिसको हम अदरवाइज बजट कहते हैं, वो मेंशन है. तो आर्टिकल 1112 है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बात करता है रिगार्डिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो बजट वर्ड जो है आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द वर्ड विच इज
यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 में। माय एडवाइस टू यू वुड बी कि आप एक बार आर्टिकल 112 को रीड जरूर करें टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेफिनेशन आप 112 में पढ़ोगे, सो इट सिंपली सेज कि हर साल प्रेसिडेंट को एक डॉक्यूमेंट पेश करना है, इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट के अंदर में, जिसके अंदर में उसे लास्ट ईयर के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बताने हैं और आगे जाके क्या डिमांड्स हैं, क्या क्या वो एक्सपेंडिचर करना चाहती है गवर्नमेंट, उन सबका उसके अंदर में सारा बही खाता होना चाहिए, उसके अंदर में सारा मेंशन होना चाहिए। सो दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी लास्ट एक साल का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का और आने वाले टाइम का क्या रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो सब आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा ये बताता है कि जो आपके रेगुलर रेवेन्यू डिमांड्स हैं और आपके जो चार्ज एक्सपेंडिचर हैं, उन दोनों को आपको अलग से बताना है। और चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, वो सब भी डिफाइन करा हुआ है आर्टिकल 112 में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके डिमांड फॉर ग्रांट्स और चार्ज एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, सो चार्ज एक्सपेंडिचर वो वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनके ऊपर पे बजट में वोटिंग नहीं होती, अलग से हर किसी डिमांड के ऊपर पे वोटिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, लाइक योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस हो गए, आपके यूपीएससी के चेयरमैन हो गए, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके जो मेंबर्स हो गए, उनकी सैलरी अलाउंसेस हो गए, ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, इनके ऊपर पे अलग से वोटिंग नहीं होती है। बाकी के जो डिमांड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नरेगा के लिए कितना स्कीम में फंड्स होने वाले हैं, ये सब डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं जिनकी सेपरेटली सब पे वोटिंग होती है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एक्सपेंडिचर एंड डिमांड एक्सपेंडिचर। तो ये दोनों के दोनों भी आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होते हैं। सो रिमेंबर दिस कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। तो बजट के अंदर में एक तो आप लास्ट ईयर के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताते हो, इस साल के आप जो एक्सपेंडिचर करने वाले हो वो बता रहे होते हो, और इसके अलावा जो आप टैक्स लगाने वाले हो वो बताने वाले हो। तो जो आप टैक्स लगाते हो उसको तो हम अलग से पेश करते हैं इन अ फाइनेंस बिल। तो एक बजट का एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल और बजट का दूसरा पार्ट होता है एप्रोप्रिएशन बिल। सो बजट एक डॉक्यूमेंट के अंदर में मेनली दो बिल्स होते हैं, दो मनी बिल्स होते हैं दोनों। सो मनी बिल क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। सो यू कैन ऑल्सो सी कि हर कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड होता है। तो बजट इज ऑल्सो मनी बिल। मनी बिल इज बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आप कुछ टैक्स कर रहे हो या रेवेन्यू कर रहे हो, दैट इज मनी बिल। गो थ्रू द प्रीवियस क्लास टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज अ मनी बिल। तो इसके अंदर में दो बिल्स होते हैं, एक फाइनेंस बिल होता है, एक एप्रोप्रिएशन बिल होता है। फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्स प्रपोजल से डील करता है। सो जो आप हम हर कोई वेट कर रहा होता है सैलरीड एम्प्लॉय कि इस बार टैक्स स्लैब्स क्या होने वाली है, वो फाइनेंस बिल के अंदर में होता है। और क्या क्या गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को क्या क्या एलोकेशन होने वाली है, किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या पैसा जाएगा, वो सब पार्ट होता है एप्रोप्रिएशन बिल का। और ये दोनों के दोनों बिल होते हैं, ये लोकसभा में पास होते हैं, तब आपका बजट पास होता है। सो बिकॉज बजट इज ऑल्सो अ मनी बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑल्सो मनी बिल, इट इज ओनली द लोकसभा विच पासेज इट। राज्यसभा सिर्फ इस पर डिस्कशन करती है, इसमें कुछ रिकमेंडेशन दे सकती है, बट दोज रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। तो जो कुछ भी मनी बिल पे इंप्लीमेंट होता है, अप्लाई होता है, सेम गोज फॉर द बजट ऑल्सो। ओके, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फैक्चुअल डेटा है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, कौन सी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट। सो जस्ट लाइक योर इकोनॉमिक सर्वे, तो इकोनॉमिक सर्वे हमने कल डिस्कस करा था। तो सिमिलरली आपका जो बजट होता है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही प्रिपेयर करता है, एंड विच इज अ डिपार्टमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो यस, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट विच इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डेट ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होती है, तो अगेन ट्रिकी क्वेश्चन होता है बिकॉज इस बार जुलाई में हो रहा है, तो बट क्या यूनियन बजट क्या जुलाई में प्रेजेंट होता है? सो आंसर वुड बी नो। यूजुअली द बजट इज प्रेजेंटेड ऑन February 1st at 11 AM। टाइम मे और मे नॉट आस्क, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस टाइप कितने बेसिक्स भी। तो यू शुड नो कि 11 बजे आपका बजट प्रेजेंट होता है इन द लोकसभा। February 1st इज द डे। 2017 से पहले February 1st को नहीं होता था, February 29th को होता था, बट उससे जो आपका प्रोसीजर होता था, जो पूरा लोकसभा में पैसेज का प्रोसीजर होता था, वो अप्रैल को क्रॉस कर जाता था, और अप्रैल से आपका नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो आपके पास में पैसे नहीं होते थे खर्च करने के लिए। इसलिए अब हमने February 1 को कराए, सो दैट जो पूरा बजट का प्रोसीजर है इट गेट्स कंप्लीटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च 31st तक कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए हम अब February 1st को यहां पे अनाउंस करना स्टार्ट कर चुके।
तो कुछ यहां पे कुछ बेसिक फैक्चुअल डेटा है जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है कि पहला यूनियन बजट किस पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था, या फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के कौन थे, ऑब्वियसली उन्होंने ही पहला बजट प्रेजेंट करा होगा। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में किसने आपका बजट प्रेजेंट किया था, तो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके आर.के. शानमुखम चेट्टी। सो ही वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और पहला इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट इन्होंने ही यहां पे करा था। तो एक आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि 1947 में बिफोर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई थी जिसके वाइस प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं बाद में। एंड इसके अंदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, यू हैव टू गिव मी द आंसर टू दिस। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके वाइस प्रेसिडेंट आपके जवाहरलाल नेहरू, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, वाइसरॉय वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर काउंसिल, और इस पर्टिकुलर इंटरिम गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। तो आर.के. शानमुखम चेट्टी वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट आपके लिए वन लाइनर टाइप्स, और अगेन यू कैन सी कि अगर 5 क्वेश्चन वन लाइनर्स भी बन सकते हैं तो इसका मतलब है क्लैट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट पे आता है फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर, विच मींस इससे पहले किसी को सेपरेटली फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया। इंटरेस्टिंगली शी इज नॉट द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर। सो अगेन फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर थी। बट एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव सीन कि यूजुअली स्टेट लेवल पे बहुत होता है कि जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को या फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो अपने पास ही रखते हैं। सो दे एक्ट एज द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, एज वेल एज दे ऑल्सो एक्ट एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो। द सेम हैज बीन द केस अर्लियर ऑल्सो इन इंडिया ऑल्सो। तो कई बार कोई प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके साथ वो साथ में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा है। तो शी इज नॉट द फर्स्ट female finance minister, she is the first full-time female finance minister. So again comment box में if you can answer this, who was the first female finance minister of India? इंडिया की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? सो नेक्स्ट आपका जो भी क्लास सेशन होगा उसमें हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं मोस्ट नंबर ऑफ बजट प्रेजेंटेशन, जो बजट स्पीच दी जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंटेशन किस पर्टिकुलर फाइनेंस मिनिस्टर ने करा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा बजट को प्रेजेंट करा है। However, सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंटेशन कंसेक्यूटिवली किसने किया है? सो देन इट वुड बी द निर्मला सीतारमण। इन्होंने कंसेक्यूटिवली 7 टाइम्स लगातार इन्होंने बजट को पेश करा है। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा मोरारजी देसाई 10 टाइम्स। इसके बाद में आपके आ जाते हैं पी चिदम्बरम, जिन्होंने 9 टाइम्स बजट को प्रेजेंट करा है, 9 टाइम्स, एंड 8 टाइम करा है आपके प्रणब मुखर्जी ने, और 7 टाइम्स कर दिया निर्मला सीतारमण ने। तो अगर ये 3 या 4 नेक्स्ट अगले 4 जो बजट आने वाले हैं मोदी 3.0 के, अगर ये चारों प्रेजेंट करती है, शी वुड बिकम द विमेन और शी वुड बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर हु हैज प्रेजेंटेड द मोस्ट नंबर ऑफ बजट। हाउएवर एज ऑफ नाउ मोरारजी देसाई हैज प्रेजेंटेड द मोस्ट नंबर ऑफ बजट एंड कॉन्सिक्यूटिवली द मोस्ट नंबर ऑफ बजट लगातार किसने पेश करें? निर्मला सीतारमण ने करे हैं लगातार। Okay, so these are some data points. Moving ahead, there are 2 more data points regarding this. उसके बाद हम इस बार के बजट के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो आज तक की लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किस फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है? सो अगेन निर्मला सीतारमण। सो इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। निर्मला सीतारमण ने आज तक की लॉन्गेस्ट बजट स्पीच दी है। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कितनी लंबी थी, बट लॉन्गेस्ट बजट स्पीच थी। और ये इस बजट स्पीच को पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाए थे, 2-3 पेजेस बचे हुए थे। तो शी वॉज सो टायर्ड आफ्टर दिस बजट स्पीच कि उन्होंने रेस्ट लिया था। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट बजट स्पीच कौन सी थी? तो 1977, सो जस्ट आफ्टर एंड ऑफ इमरजेंसी, ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, जो सबसे शॉर्टेस्ट बजट स्पीच थी, इट वाज गिवन बाय हीरूभाई एम पटेल, जिन्होंने शॉर्टेस्ट बजट स्पीच दी थी। इसके बाद हम बजट 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार का थीम क्या है बजट का? तो हर जो बजट आता है उसका एक थीम होता है, एक टाइटल भी होता है। तो इस बार का जो बजट है उसका थीम है एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट ऑल इन कैपिटल लेटर्स। तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट, सो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी करी जा रही है यहां पे ये शो करने के लिए कि बजट का मेन फोकस किस साइड में है। तो एम्प्लॉयमेंट वाज द फोकस, बट यहां पे निर्मला सीतारमण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एम्प्लॉयमेंट को यहां पे एक एक्रोनिम की तरह बताया है और इसका मीनिंग भी निकला है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट में EMPLOYMENT किस किस चीजों के लिए स्टैंड करता है। सो अगेन क्लैट के लिए आपको ये याद नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर योर परसुअल कि एक बार आप देख लीजिए कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बट ओके यू कैन रिमेंबर कि थीम क्या थी अगर 2024 की पूछी जाए। सो इट वुड बी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वाज द थीम। इसका फुल फॉर्म आई डोंट थिंक आपको याद करना चाहिए, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट सी कि एम्प्लॉयमेंट का इन्होंने मीनिंग क्या बताया है। ओके, अब मूव करते हैं बजट के अंदर में इस बार क्या क्या चेंजेस हैं। अगेन इफ यू विल आस्क मी कि क्या आपको ये इनकम स्लैब्स बैठ के याद करने हैं, सो अगेन माय आंसर वुड बी नहीं, आपको इनकम स्लैब्स याद नहीं करने हैं, बट अगेन यू शुड हैव एन आइडिया कि इनकम स्लैब्स है क्या क्या। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए कि मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए जिसके बाद वो टैक्सेबल हो जाती है, सो यू शुड नो द आंसर। तो एटलीस्ट इस टाइप से आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, या टैक्स रेट जो है वो क्या क्या है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि कहां तक क्वेश्चन है। चांसेस आर किस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। सो अब जो आपका नया बजट आया इसमें इनकम स्लैब्स में थोड़ा सा चेंज करा गया है। फॉर एग्जांपल, पहले ये 3 to 6 लाख था, अब ये 3 to 7 लाख हो गया है। सिमिलरली 6 से 10 हो गया, 6 से 8 था, अब ये 7 to 10 हो चुका है। इस टाइप से स्लैब्स को चेंज करा गया। सो रिमेंबर, अगर आपकी इनकम अप टू 0 to 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स पे ही नहीं करना है, बट अगर आपकी इनकम लेट से 7 लाख रुपीस है तो फर्स्ट 3 लाख पे तो आप कोई टैक्स नहीं पे करोगे, बट 3 से 7 लाख यानी 4 5 6 7 यानी अगले 4 लाख रुपए पे आप 5% करोगे। सो रिमेंबर दिस कि ये आपका इसी टाइप से प्रोग्रेसिवली टैक्स होता है, विच मींस कि अगर आपकी 10 लाख इनकम है तो पहले 3 लाख रुपए पे आपको 0 टैक्स पे करना है, नेक्स्ट 7 लाख के ऊपर पे आपको 5% तक टैक्स पे करना है, और उसके बाद जो 7 से 10 लाख की इनकम यानी जो 3 लाख रुपए हैं उस पे आपको 10% देना है। तो इस तरह से प्रोग्रेसिवली टैक्स होता है। इट डज नॉट मीन कि अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपको 10 लाख पे 10% देना होता है, ये प्रोग्रेसिवली होता है। और यहां पे ये आया कि जो टैक्स स्लैब चेंज करा गया है उससे जो टोटल बेनिफिट होगा इट वुड बी अराउंड 17,500 रुपीज। जो टोटल टैक्स सेविंग होगी आपकी, अगर अप टू 12 लाख की लिमिट है तो आप अराउंड 17,500 तक रुपीस का आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं कि मिनिमम टैक्स, आपकी मिनिमम इनकम क्या होनी चाहिए कि वो टैक्सेबल हो। सो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि आप टैक्स कैलकुलेट करने लगो, बट मिनिमम अगर 3 लाख होती है, 3 लाख से ऊपर जाके आप पे टैक्स सेव लगता है। तो आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि लोएस्ट टैक्स रेट इंडिया के अंदर में क्या है, तो लोएस्ट टैक्स रेट इज नॉट 0%, इट इज 5%। ये होता है नील। नील का मतलब हम टैक्स रेट नहीं कर रहे, तो मिनिमम इज 5% एंड मैक्सिमम क्या है आपकी 30%। सो 15 लाख से ऊपर आप 1 करोड़ 2 करोड़ कुछ भी आपकी इनकम हो, आपको 30% आपको टैक्स पे करना पड़ता है अब 15 लाख रुपीज। इसके बाद सरचार्ज क्या होता है, तो सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स या एडिशनल टैक्स, तो उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। तो जो इंडिया के अंदर में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी इनकम अब 50 लाख होती है, उनको इस इनकम टैक्स के ऊपर में जो आगे की इनकम होती है उस पर एक सरचार्ज भी पे करना होता है। तो वो क्या है, 10% ऑन इनकम ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़। सो अगर आप 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ तक की इनकम अर्न कर रहे हैं तो उस पर आप 10% सरचार्ज पे करोगे। अगर आप 1 करोड़ से 2 करोड़ पे कर रहे हैं तो आपको 15% देनी है। अगर आप 2 करोड़ से 5 करोड़ करते हो तो 25% करनी। एंड इंटरेस्टिंगली कुछ साल पहले तक अगर 5 करोड़ से ऊपर की आपकी इनकम होती थी तो आपका जो टैक्स स्लैब होता था इट वाज 37%, बट अब इसको 2019 के अराउंड में इसको चेंज किया गया था और अब 2 करोड़ से अब इनकम पे आपको 25% सरचार्ज देना होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनकम क्या है। सो दिस इज द सरचार्ज थिंग कि आपको इनकम टैक्स के ऊपर पे 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम होती है तो 10%, 15%, 25% अकॉर्डिंगली आपको रेस्पेक्टिवली आपको पे करना पड़ता है ओवर योर इनकम अबव 50 लाख रुपीज। ओके, तो ये आपका सरचार्ज है, दिस इज योर इनकम स्लैब्स। आगे मूव करते हैं एंजल टैक्स। सो एंजल टैक्स एज द नेम सजेस्ट, कोई एंजल है जो आपको पैसे दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट पैसे दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने 2012 में उस पे भी टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था।
सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंजल टैक्स। तो आपने, आई होप यू आर अवेयर कि इंडिया के अंदर में स्टार्टअप्स भी कई होती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ये जोमैटो या बायजू, ये सब एक स्टार्टअप की तरह ही स्टार्ट होते हैं। एंड व्हाट इज अ स्टार्टअप? तो स्टार्टअप की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती, बट अगर मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन दूं, स्टार्टअप इज अ कंपनी जो कोई नया इनोवेशन कर रही है, कोई पुरानी इंडस्ट्रीज के अंदर में कुछ नया इनोवेशन करके उस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है, या लेट्स से कुछ नए सेक्टर में कोई नई इकोनॉमी क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर में जो ये डिजिटल कंपनीज आई हैं, दीज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। सिमिलरली फ्लिपकार्ट और आपके अमेजॉन, ये सब जब नई कंपनीज आई थी, ऑल ऑफ दीज वर कंसिडर्ड एज स्टार्टअप इन इंडिया। अमेजॉन तो नहीं, बट फ्लिपकार्ट जो थी, आपकी स्नैपडील थी, ये सब जो कंपनीज थी, आपकी स्टार्टअप थी। ओला इज अ स्टार्टअप, आपके जोमैटो, स्विगी, ऑल ऑफ दीज आर स्टार्टअप। तो ये सब नई कंपनी है जो एकदम जीरो से अपना कुछ बिल्डअप कर रही है। मेजरली आप देखोगे ई कॉमर्स के अंदर में या ई डिलीवरी के अंदर में ये सब कंपनी हुई है। तो व्हाट इज दिस एंजल टैक्स? तो ऑब्वियसली कोई स्टार्टअप रन कर रहा है तो उसके पास में तो फंड्स होंगे नहीं, तो यूजुअली वो फंडिंग के लिए जाते हैं। तो फंडिंग आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी ले सकते हो और फॉरेन इन्वेस्टर से भी ले सकते हो। सो ऑल्दो नॉट ऑन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, बट अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इनको कुछ पैसा देते थे तो उसके ऊपर पे ये एक टाइप का टैक्स लगता था। अब डू नॉट थिंक कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अगर जो भी पैसा दिया उसके ऊपर पूरे के ऊपर पे टैक्स लगेगा। तो एक बार मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं कि कैसे टैक्स लगेगा। मान लेते हैं कि आपने एक नया स्टार्टअप लॉन्च करा है, XYZ क्लैट प्रिपरेशन के लिए आपने एक स्टार्टअप लॉन्च करा XYZ क्लैट, जिसकी मार्केट वैल्यू जो आपने कैलकुलेट करी या जो मार्केट में वैल्यू कैलकुलेटेड है, इट इज 1 करोड़ रुपीस। इसकी 1 करोड़ रुपीस है, बट जो आपको किसी एंजल ने, जो आपको इन्वेस्टमेंट या आपके शेयर्स बाय करने एक इन्वेस्टर ने आपको पैसा दिया है, उसने आपको दिया है 1.5 करोड़ रुपीस का। उसने जो आपसे टैक्स, या लेट्स से जिसने भी उसने शेयर्स खरीदे हैं, उसने वैल्यूएशन लगाई आपकी कंपनी की 1.5 करोड़ रुपीस और उसके बेसिस पे शेयर बाय करें। तो यहां पे यू कैन सी कि यहां पे 50 लाख की जो वैल्यूएशन है उसने एक्स्ट्रा करी है। तो जो 50 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है, इसके ऊपर पे एंजल टैक्स लगता है, एंड इट इज वेरी हाई, इट इज अराउंड 31% एंजल टैक्स। यानी इस 50 लाख पे आप 31% आप एंजल टैक्स पे करते थे। तो ये बेसिकली टैक्स स्टार्ट किया हुआ था। तो यहां पे मेन एजेंडा वाज या मेन ऑब्जेक्टिव वाज कि ये जो वैल्यूएशन हाई दिख रही है, इट इज मे बी बिकॉज कि ये कोई इन्वेस्टर है जो अपने मनी लॉन्ड्रिंग को पैसे को यहां पे लिमिट कराना है। बिकॉज अगर किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है तो आप 1.5 करोड़ उसकी मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सब फेयर मार्केट वैल्यू, तो कुछ ना कुछ प्रोसीजर से वो वैल्यू निकलेगी। अगर आप ओवर वैल्यू कर रहे हो तो मे बी आपके पास पैसा, आई थिंक, कहीं गलत तरीके से आपने जनरेट करा है, और शायद एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है जिससे आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करना चाहते हो। तो उसको रोकने के लिए, स्ट्रिक्ट करने के लिए एंजल टैक्स को इंपोज करा गया था। हाउएवर इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो आपके स्टार्टअप्स है, इसके अंदर में पिछले 2-3 साल से जो आपके इन्वेस्टमेंट आ रहा था वो ड्राई अप हो रहा था, जिससे स्टार्टअप्स को स्केल अप करने के लिए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट थी उसकी वहां पे कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी हो रही थी। सो फाइनली अब इसको स्क्रैप करने का, इसको अबॉलिश करने का यहां पे बजट के अंदर में प्रपोजल है। तो जब बजट पास हो जाएगा आपका एंजल टैक्स भी रिमूव हो जाएगा। ओके, सो एंजल टैक्स एक और चीज है जो इस बार के बजट में डिस्कस हुई है। इसके अलावा जो एक और कंसेप्ट आई थॉट मैं आपको समझा भी दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल गेन्स टैक्स का। तो इट इज पॉसिबल कि इकोनॉमिक्स के अंदर में, जीके के अंदर में भी, या लॉजिकल या इंग्लिश के अंदर में कैपिटल गेन्स टैक्स से रिलेटेड कोई आपका पैसेज आता है। तो पहले हम समझते हैं कि कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। तो जो भी आपकी कैपिटल एसेट होती है, एंड व्हाट इज अ कैपिटल एसेट? तो कैपिटल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो घर है, आपकी जो फैक्ट्री है, या आपकी लैंड है वुड से, या आप शेयर, स्टॉक, ये सब भी आपके कैपिटल एसेट्स में आते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। तो ये जितने भी एसेट्स हैं जिनको आप सेल करते हो, तो जो आपको प्रॉफिट होता है उसे बोला जाता है कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म एसेट जो होती हैं वो सब आपके कैपिटल गेन्स में नहीं आती, वो आपके प्रॉफिट काउंट होते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म के एसेट्स होते हैं उनमें हम कैपिटल गेन्स उसको बोला जाता है। और ये जो कैपिटल गेन होता है इसके ऊपर भी टैक्स लगता है। ठीक है, तो जो भी आप कैपिटल एसेट्स को सेल करने पे जो आप प्रॉफिट्स कमाते हो
उसके टैक्स को कैपिटल गेन्स टैक्स बोला जाता है। अगेन कैपिटल एसेट जो आपके लॉन्ग टर्म्स के लिए होते हैं, उसको जब आप सेल करते हो जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम प्रॉफिट्स नहीं बोलते हैं, उन्हें हम कैपिटल गेन्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म जो आपने कैपिटल एक्वायर करी हुई है उसके सेलिंग पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसे कैपिटल गेन बोला जाता है। और इसके अंदर में क्या क्या आ जाता है आपका, स्टॉक्स, बॉन्ड, प्रेशियस मेटल, रियल स्टेट एंड प्रॉपर्टी। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपके कैपिटल गेन। प्रॉपर्टी में आपका जो कार है जो आप बहुत टाइम से लेकर बैठे हो उन सबको भी आता है। अब कैपिटल गेन्स भी दो टाइप के होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक तो है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। व्हाट इज द डिफरेंस? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज बेसिकली जब लेट्स से कि आपने कोई रियल एस्टेट बाय करा और आपने उसे 1 साल में या 6 महीने में बेच दिया तो उस पे जो टैक्स लगेगा दैट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एट द सेम टाइम अगर आपने कोई एसेट को 5-6 साल तक रखा है तो उस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रहेगा। और ये हम डिफरेंट रेट्स पे टैक्स करती है, गवर्नमेंट डिफरेंट रेट पे टैक्स करती है। बिकॉज अगर आप शॉर्ट टर्म में इस टाइप से कर रहे हो तो जो कैपिटल होता है, एसेट होता है, उसकी जो आर्टिफिशियल वैल्यू इंक्रीज होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा टाइम तक अगर आप कैपिटल को रखते हो विच मींस आप उसको यूज करना चाहते हो इसलिए उसको बाय कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल एस्टेट को बाय कर रहे हो और उसको यूज के पर्पस के लिए रख रहे हो तो आप उसे अपने पास रखोगे। बट अगर आप उसको सिर्फ सेल और बाय के पर्पस से रख रहे हो तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखोगे। तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए प्रॉपर्टी मार्केट में अननेसेसरी इन्फ्लेशन ना हो, इस चीज को डिस्करेज करने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम अलग रखते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हम अलग रखते हैं। एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर पे कम टैक्सेशन होता, ज्यादा टैक्सेशन होता है और लॉन्ग टर्म के ऊपर पे कम टैक्स रेट लगती है। सो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो इन जनरल जो आपने पीरियड रखा है वो है 36 मंथ, यानी 1 या 2 साल नहीं, 3 साल, 3 इयर्स, 26 मंथ के पीरियड से आप डिसाइड करते हो कि कोई शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। ओके, बट इसके अंदर में देयर इज अ डिफरेंशिएटर बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट। तो कैपिटल गेन जब अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो, जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है तो सिर्फ 24 मंथ यानी 2 साल में ही उसको हम लॉन्ग टर्म मान ले जाते हैं। तो अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 2 साल तक अपने पास रखी हुई है तो अब उसको अब लॉन्ग टर्म कैपिटल में मानेंगे। हावेवर जो आपके शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सारे शेयर, इक्विटी, ये सब इसके अंदर में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसाइड होता है ओवर अ ईयर पीरियड। यानी अगर कोई शेयर, स्टॉक हुआ, फ्यूचर डेरिवेटिव, जितने भी आपके शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम 1 साल के पीरियड से, यानी कि अगर आपने 364 डेज तक किसी पर्टिकुलर शेयर को अपने पास में रखा है इट वुड स्टिल बी शॉर्ट टर्म ओनली, शॉर्ट टर्म कैपिटल ही माना जाएगा। विच मींस अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा एंड विच इज राइट नाउ 20%। सो इसको इंक्रीज कर दिया गया है टू 20%। और अगर आप किसी पर्टिकुलर शेयर को 1 साल से ऊपर रखते हो तो उसे लॉन्ग टर्म माना जाएगा और अब उसे 10 की जगह 12.5% पे आपको टैक्स करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैपिटल गेन्स टैक्स होता क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। ओके, मूव ऑन करते हैं। इसके बाद में एक और जो इंपॉर्टेंट कवरेज है आपके में, इट इज रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इसको 7-8 साल हो गए हैं, बट अब इसके अंदर में थोड़े बहुत रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है सो दैट इसके अंदर जो रेजोल्यूशन है वो थोड़े और जल्दी हो सके। तो इसके लिए अब यहां इस बजट के अंदर में एक टेक प्लेटफॉर्म अनाउंस करा गया था। तो अभी तक वो टेक प्लेटफॉर्म क्या होगा, उसके अंदर में क्या होगा, वो सब डिटेल्स नहीं है, उसके लिए बस फंडिंग प्रोवाइड करी गई है। उसके अलावा आपका जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है जो बेसिकली इंसॉल्वेंसी के केसेस को हियर करता है, अपार्ट फ्रॉम कंपनी लॉ या कंपनीज एक्ट के अंदर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी एनसीएलटी हियर करता है, उसके भी बेंचेस या नंबर ऑफ बेंचेस को इंक्रीज करा जाएगा। सो आई थॉट कि एक बार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बेसिक्स को, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, लीगल रीजनिंग में भी आपके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनको हम यहां पे कवर कर सकते हैं। तो एक बार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और एनसीएलटी के बेसिक्स कर लेते हैं। सो पहला है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपके कंपनीज एक्ट 2030 के अंदर में अनाउंस था और 2016 के अंदर में आपने अलग से एक कोड बनाया। तो जैसे आपका इंडियन पीनल कोड था, कोड क्या होता है, जितने भी उस पर्टिकुलर चीज से डील करते हुए लॉज होते हैं उन सबको हम कंपाइल करके एक जगह करते हैं। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के पहले डिफरेंट लॉज होते थे, सरफेसी एक्ट था आपका, बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन एक्ट था आपका, ये सब अलग अलग एक्ट्स होते थे। और अब आपने क्या करा, सारे के सारे जो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी रिलेटेड केस आपके जो भी लॉज थे उन सबको एक जगह पे कंपाइल कर दिया, एक कोड बना दिया।
सो इसके अंदर में 2016 में हमने इसको करा था। और व्हाट डिड दिस टॉक्ड अबाउट, ये बेसिकली डील करता था इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स की। अगर कोई कंपनी दिवालिया होने वाली हो, पार्टनरशिप फर्म या कोई इंडिविजुअल दिवाला निकलने वाला हो किसी का, तो हम उस सिचुएशन में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर के प्रोसीजर के थ्रू उसके प्रोसीजर को या उसके इंसॉल्वेंसी के प्रोसीजर को, बैंक्रप्सी को प्रोसीजर को फिनिश करेंगे या फाइनलाइज करेंगे। अब यहां पे एक सिंपल क्वेश्चन होता है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस है। तो इंसॉल्वेंसी वर्ड हम, सो वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, इंसॉल्वेंसी वर्ड हम पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स के लिए यूज करते हैं, बैंक्रप्सी हम कंपनीज के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप कई बार बैंक्रप्सी वर्ड एक इंडिविजुअल के लिए भी यूज करते हो, तो इसमें कोई वैसे कोई गलत नहीं है। बैंक्रप्सी कंपनीज के लिए यूज होता है और इंसॉल्वेंसी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स और जो छोटी फर्म्स होती है उनके लिए यूज होता है। तो इस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर में इन दोनों का जो इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है वो उनके लिए दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं। तो देयर आर सेपरेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। तो एनसीएलटी जो है आपका नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो कंपनीज एक्ट में क्रिएटेड है, वो कंपनीज और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो फर्म्स होती हैं, एंड प्लस कंपनीज। अगर कोई कंपनी अपने आप को बैंकरप्ट या एलएलपी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करना चाहती है तो उसका केस जाता है एनसीएलटी के अंदर में। ओके, आप या तो क्रेडिटर्स से बैंकरप्ट करानी है, खुद वो बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है, तो एनसीएलटी उसके अंदर में उस पर्टिकुलर केस को डील करेगी। एट द सेम टाइम कोई इंडिविजुअल है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना चाहती है या उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना चाहती है, हमारा पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो वो केस जाता है आपका डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, डीआरटी के अंदर में जाता है। So there is your NCLT and there is your DRT. So DRT डील करता है इंडिविजुअल्स एंड पार्टनरशिप के इंसॉल्वेंसी और NCLT डील करता है कंपनीज और LLP के बैंक्रप्सी से। अब why this insolvency and bankruptcy code was considered as a revolutionary reform? Because for the first time insolvency and bankruptcy के लिए इसने एक हार्ड बाउंड टाइम लिमिट प्रोवाइड करी, और इसने टाइम लिमिट भी कोई 4 या 5 साल की नहीं, 180 डेज। 180 डेज मतलब 6 मंथ्स के अंदर में आपको इसको रिजॉल्व करना है। एंड इसमें कोई भी अगर आप डिले करते हो, सब कुछ आपने एडजस्टमेंट मांगे हैं या किसी भी रीजन से कोई डिले हो रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 330 डेज तक का डिले कर सकते हो, विच मींस आपको 1 साल के अंदर में अपने प्रोसीजर को, इस पूरे प्रोसीजर को, इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना। हाउएवर प्रॉब्लम क्या आ रही है, अभी से ही ये 330 डेज की लिमिट है। कई ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर में 330 डेज की भी लिमिट क्रॉस हो गई है, विच मींस जो प्रॉब्लम आपके नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की थी, तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है, यहां पे भी तारीख ही एक्सटेंड होती जा रही है। तो कई बहुत बड़े बड़े, कई लाख करोड़ के केसेस हैं जो इसके अंदर में अनरिजॉल्वेबल है। बट इट इज नॉट द केस कि आपका जो ये इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है ये बिल्कुल ही कोई फेल्ड कोड है, बिकॉज इसने कई लाख करोड़ के जो रेजोल्यूशन थे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी के, जो कई सालों से आपके पेंडिंग थे, उनको भी रिजॉल्व करा है। ओके, इसके बाद कुछ एनसीएलटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सो एनसीएलटी एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, विच मींस इट्स नॉट टोटली अ जुडिशियल बॉडी, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। सो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और इसके नॉन जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। तो नॉन जुडिशियल मेंबर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, या फिर लेट्स से इकोनॉमी और आई वुड से कंपनीज के ट्रेड से रिलेटेड, आपके कॉमर्स से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सीए होते हैं, वो भी इसके मेंबर्स हो सकते हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस टाइप के केसेस से, इस टाइप की बैंक्रप्सी से डील करने का। तो एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एजुकेट इश्यूज रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज। सो रिमेंबर, ये सिर्फ एनसीएलटी सिर्फ और सिर्फ इंसॉल्वेंसी नहीं, जितने भी केसेस कंपनीज एक्ट के अंदर में आते हैं, फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई केस आ गया हो, कोई रिकंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट का, कॉम्प्रोमाइज का, वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, ऑल सच काइंड ऑफ केसेस आल्सो आर हियर हर्ड बाय दिस एनसीएलटी ओनली। तो एनसीएलटी कंपनीज एक्ट के अंदर में जितने भी केस लॉज होता है उनको भी हियर करता है। उसके अलावा जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के केसेस हैं वो भी आपका एनसीएलटी ही हियर करता है। इसके बाद 2-3 फैक्ट्स आपके। पहला, इस ट्रिब्यूनल के कितने बेंचेस हैं, तो इसके 16 बेंचेस हैं। तो आपको आंसर मुझे करना है कि एनसीएलटी का जो प्रिंसिपल बेंच है, मेन बेंच जो है, वो किस सिटी के अंदर में स्टैब्लिश है, कहां पर है वो। सो अगर आप इसको आंसर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 20 जी के क्वेश्चन में भी मैंने इसी क्वेश्चन को फ्रेम करा है। तो अगर आपको पता है कि एनसीएलटी की जो प्रिंसिपल बेंच है आउट ऑफ द 16 बेंच, वो किस पर्टिकुलर सिटी में, इज इट इन दिल्ली, इज इट इन मुंबई, इज इट इन चेन्नई और इज इट इन कोलकाता, दो 4 कॉर्नर्स है, या सेंटर में नागपुर में कहीं पर है इसकी जो आपकी बेंच है।
ठीक है। तो ट्रिब्यूनल की 16 बेंचेस हैं और इसकी प्रिंसिपल बेंच कहां है ये आपको बताना है। अपील कहां पे होती है, तो इसकी जो अपील होती है, अगर एनसीएलटी ने कोई भी डिसीजन दिया है तो वो अपील सुप्रीम कोर्ट की होती है। हाउएवर यहां पे एक अपडेट है, एनसीएलटी के बाद आपने एक और बॉडी बनाई है एनसीएलएटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो आपने अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया है और अब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट पहले कंपनीज एक्ट में प्रोवाइडेड था, बट अब आपने एनसीएलएटी बनाया है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपील जाती है। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट को नहीं कर सकते, तो यस, हाई कोर्ट का जो रिट पावर होता है वो भी एग्जिस्ट करता है, बट अगर अपीलेट प्रोसीजर देखोगे, आप अपील में नहीं जाओगे हाई कोर्ट में, आप अपील में जाओगे एनक्लैट के पास और एनक्लैट के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास में आप अपील करते हो। तो अपीलेट प्रोसेस में बाईपास हो चुका है, बट हाई कोर्ट के पास रिट पावर जो होती है आर्टिकल 226 की, वो हमेशा, रिव्यू पावर जो होती है उसकी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड योर एनसीएलटी। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सो कुछ स्पेसिफिक स्कीम और कुछ इस बजट के बारे में स्पेशल जो चीजें हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एक तो इसके अंदर में अलग से फंडिंग प्रोवाइड करी गई है। फॉर एग्जांपल, यहां पे आपके सबसे ज्यादा जो पैसा दिया गया है वो दिया गया है स्टेट ऑफ बिहार के बाद। उसके बाद जो अलग से एक्स्ट्रा पैसा दिया, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई है, बजटरी असिस्टेंस दी गई है, वो दी गई है आंध्र प्रदेश के पास। और आंध्र प्रदेश को मेजरली 15,000 करोड़ रुपए मिले हैं टू डेवलप द सिटी ऑफ अमरावती, जो वो नई कैपिटल बनाना चाहते हैं। उसके अलावा देयर इज अ लॉन्ग पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट नोन एज पोलावरम प्रोजेक्ट, जो आपकी गोदावरी रिवर पे बनाया जा रहा है, तो इसको भी आपको अलग से फंडिंग दी गई है। सो दिस शुड ऑल्सो बी इन योर नोट्स कि पोलावरम प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर रिवर पे है और किस पर्टिकुलर स्टेट में है। डू नॉट फॉरगेट इट, दिस इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसके बाद अगर मैं इस बार के बजट के सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन पे जाऊं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर को क्या पैसा मिला है, सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपने पहले से डेट ले रखा है, इतने साल से जो आपकी इकोनॉमी को चलाने के लिए आप डेट ले रहे हो, उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, ये तो इररिस्पेक्टिव किस सेक्टर को जाए, सबसे ज्यादा हमारा जो पैसा होता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है। इसको हम डिले भी नहीं कर सकते, हर साल आपको इंटरेस्ट पेमेंट पे ही करना है, अदरवाइज आप डिफॉल्ट कर दोगे। हाउएवर उसके बाद आप देखते हो कि देयर इज अ चेंज। इस बार का जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा पैसा गया है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, यानी कि आपका जो रेलवेज है, आपका जो एविएशन है, आपका जो रोड सेक्टर है, एनएचएआई एक्सेट्रा, हाईवे वाला, उस वाले सेक्टर को सबसे ज्यादा, अगेन यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके बेसिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। और थर्ड नंबर पे डिफेंस है। ओके, सो यूजुअली सेकंड नंबर पे हमेशा डिफेंस रहता था, बट इस बार थोड़ा सा चेंज है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बजट सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन में सबसे ज्यादा पेमेंट मिला है। तो अगर ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट का, तो रिमेंबर ट्रांसपोर्ट वुड बी द आंसर। इसके अलावा एक स्कीम के बारे में हम यहां डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज इस स्कीम का नाम हमें पता है, पुरानी स्कीम है, इसके अंदर में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री की एक मुद्रा योजना होती है। इट इज अ स्कीम जिसके अंदर में कोलेटरल फ्री, विच मीन्स कोलेटरल फ्री बेसिकली कि आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। तो अगर आप बैंक में कुछ लोन लेना चाहते हो, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 1 करोड़ का लोन लेना है, तो आपके पास आपको कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी रखेगी जिसकी मिनिमम कॉस्ट 1 करोड़ होनी चाहिए, मिनिमम मार्केट वैल्यू 1 करोड़ होनी चाहिए। यूजुअली आपको 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दोगे तो आपको 1 करोड़ का लोन मिलता है। तो ये होता है एक कोलेटरल। तो मुद्रा योजना के अंदर में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है एमएसएमई सेक्टर को, एमएसएमई या उससे भी ज्यादा कोई अगर स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उन सबको आप मुद्रा योजना के अंदर में आप लोन्स प्रोवाइड करते हो, क्वालिटी फ्री लोन्स प्रोवाइड करते हो। तो इसके अंदर में 3 सब कैटेगराइजेशन थे लोन्स के। तो एक लोन जो सबसे बेसिक लोन होता है उसको बोलते हैं हम शिशु लोन, जो लोन होता है अप टू 50,000 का। तो एक पर्सन को 50,000 रुपए का तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलता है कि अगर लेट्स से कि कोई ठेली वाला है या कोई बहुत छोटी सी यूनिट रन कर रहा है, तो वो 50,000 का कोलेटरल फ्री लोन ले सकता है ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए। सेकेंड जो टाइप का लोन होता था वो होता था किशोर लोन। शिशु था, बच्चा था, और आप थोड़ा सा जवान हो गया, किशोर हो चुका है। कवरिंग लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू 5 लाख। तो 50,000 से 5 लाख के जो लोन्स होते थे उन्हें हम सब कैटेगराइज करते थे एज किशोर लोन। और उसके बाद में जब और भी बच्चा मैच्योर हो जाता है तो मिलता था उसको तरुण लोन। और तरुण लोन के अंदर में क्या मिलता है, 5 लाख से अप टू 10 लाख रुपीस का। तो अब इस बजट के अंदर में क्या अनाउंस हुआ है कि जो तरुण लोन है इसकी जो लिमिट है ये 10 लाख से बढ़ा के अप टू 20 लाख कर दी जाएगी।
विच मीन्स जो तरुण लोन है, आफ्टर दिस बजट इज पास, ऑब्वियसली बजट को पास करना रिक्वायरमेंट है, तो ये जब बजट पास हो जाएगा तो 5 लाख से अप टू 20 लाख के जो लोन्स होते हैं अंडर तरुण मुद्रा योजना के अंदर में कोलेटरली फ्री आप आपके एमएसएमई सेक्टर को मिल जाएंगे, जिसको आप ऑपरेटिंग अपने ऑपरेशन कॉस्ट के अंदर में यूज कर सकते हो। ओके, तो ये एक कुछ अपडेट है आपका। इसके बाद और कौन सी स्कीम है आपकी? सो ये आपकी लास्ट स्लाइड है रिगार्डिंग द बजट। इसके बाद हम जो बाकी कुछ न्यूज है, बिकॉज यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि आपके ऑब्वियसली बजट इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं कि बजट के चक्कर में आप बाकी की न्यूज को भूल जाओ, वो न्यूज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी बजट की न्यूज है। तो ऐसा नहीं हो कि यहां पे आप बजट पे फोकस करने के चक्कर में बाकी की जो कहीं एंसिलरी पेजेस पे कोई न्यूज रहती है उसको आप मिस आउट कर जाओ। ओके, तो वो भी हम देखेंगे। सो इसके अलावा बजट के अंदर में जो पुरानी स्कीम्स है जिसमें एलोकेशन हुआ है, वो स्कीम कौन कौन सी है? एक तो है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर स्कीम के अंदर में क्या है कि जितने भी पुअर हाउस होल्ड हैं, 1 करोड़ ऐसे पुअर हाउस होल्ड, उनके अंदर में रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, बट जो आप रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर पे आपको रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सब्सिडी मिलेगी। सेकंड, आप लेट से कि आपने अगर इस स्कीम के अंदर में आपने रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करा है, सो इट वोंट बी द केस कि आपका जो महीने का बिल है या महीने का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप सोलर से कंप्लीट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मॉनसून पीरियड चल रहा है, तो इस टाइम में सोलर पावर जनरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका जो मीटर होगा, इलेक्ट्रिसिटी मीटर होगा, वो आपकी ग्रिड से भी कनेक्टेड होगा। तो मेनी अ टाइम्स यू वुड बी टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दैट ग्रिड आल्सो। तो यहां पे क्या है, 300 यूनिट्स तक आप जो भी महीने में जो 300 यूनिट्स आप अगर यूज करते हो, अप टू 300 यूनिट्स, वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसके आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। 301 यूनिट जो होगा वहां से आपका जो चार्ज होगा वो बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट मार्केट क्रिएट किया जा रहा है। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, आपके क्लाइमेट चेंज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज यहां से इंडिया एक बड़ा स्टेप ले रहा है, एक जंप कर रहा है इन इट्स फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे इंडिया एक मार्केट स्टेब्लिश कर रहा है जिसको हम बोलेंगे इंडियन कार्बन मार्केट। इट इज पॉसिबल बाद में इसका नाम चेंज हो जाए, बट एक इंडियन कार्बन मार्केट अनाउंस किया गया है। एंड यहां से हम देखते हैं कि फ्रॉम एनर्जी एफिशिएंसी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है टुवर्ड्स एमिशन टारगेट्स। सो व्हाट इज दिस? तो एज ऑफ नाउ जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनको क्लीनर एनर्जी की तरफ में प्रमोट करा जाता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपका थर्मल पावर प्लांट है तो ऑब्वियसली आप कोल बर्न कर रहे हो और उससे आपका फॉसिल एमिशन हो रहा है। तो आपको ट्राई करना है कि जो फॉसिल एमिशन है आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करिए और उससे जो कोल जनरेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हो रहा है वो कम हो, वो जहां तक हो सकता है कम से कम हो, और आपकी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े। यानी आप सेम कोल से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करो और कम से कम आप एमिशन करो। बट अब हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एमिशन टारगेट्स। एमिशन टारगेट्स क्या होगा? विच मींस कि अब हर किसी को कुछ क्रेडिट या कुछ लिमिटेशंस पुट अप करी जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक थर्मल पावर प्लांट रन करते हो तो फॉर एन एग्जांपल कि आपको मिलेगा 500 कार्बन क्रेडिट्स, विच मींस कि आप 500 यूनिट्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर सकते हो। लेट्स से अगर आपने 600 यूनिट्स कार्बन प्रोड्यूस करे, विच मींस आपकी जो 500 की लिमिट है उसको क्रॉस करके 100 यूनिट्स और करे, तो उन 100 यूनिट्स के ऊपर पे आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो यहां भी जो फाइन, अगर इससे आपको बचना है तो इसको आप कार्बन मार्केट के अंदर में ट्रेड ऑफ कर सकते हो। तो ये कैसे होगा? तो फॉर एग्जांपल जब हम एक कार्बन मार्केट क्रिएट करेंगे, सो लेट्स से कि आप थर्मल पावर प्लांट से बना रहे हो, आपका फ्रेंड जो है वो सोलर एनर्जी यूज कर रहा है। तो जब वो सोलर एनर्जी यूज कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर रहा है, उल्टा अगर थर्मल पावर से उतनी एनर्जी बनाता तो शायद उसके कार्बन एमिशंस ज्यादा होते और वो कार्बन क्रेडिट लूज करता। तो उसके पास जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, बिकॉज उसने यूज नहीं करे हैं, वो आपको सेल कर सकता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, कंपनीज के अगर कार्बन एमिशन टारगेट्स होंगे तो दे वुड बी बाउंड, अगर वो क्रॉस करें उस लिमिट को तो उनको मार्केट में से किसी और से कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या होगा, एक तो कंपनी प्रमोट होगी एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ, एट द सेम टाइम जो कंपनीज आपके कार्बन एमिशन के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं या बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी में वर्क कर रहे हैं, उनको एक एडिड एडवांटेज हो रहा है कि बिकॉज वो अपना पैसा कार्बन या रिन्यूएबल एनर्जी में लगा रहे हैं, तो उनके जो कार्बन क्रेडिट्स हैं वो किसी और को सेल कर सकते हैं और उससे बेनिफिट पा सकते हैं। तो इस तरीके से कार्बन मार्केट को हम यहां पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर न्यूज को आप इससे भी रिलेट कर सकते हो कि हम एक कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें हम जापान की हेल्प ले रहे हैं। कार्बन क्रेडिट प्लेटफॉर्म।
सो इंडियन की जो फर्म्स होंगी वो सिर्फ इंडियन कंपनी से नहीं, जापान की कंपनीज के या जापान के कार्बन मार्केट के अंदर में भी सेल और बाय कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जापान में लेट्स से कोई कंपनी, टोयोटा कंपनी है जो कार्बन एमिशंस कर रही है, और जापान में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो सोलर पावर या रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से उसके पास कार्बन क्रेडिट्स हो, बट इंडिया में ऐसी कोई कंपनी है जिसके पास में कार्बन क्रेडिट्स हैं, तो जापान की कंपनी इंडियन कंपनी से भी उन कार्बन को ट्रेड कर पाएगी, उनको सेल कर पाएगी और उससे कुछ पैसा जनरेट कर पाएगी। तो अब एक ये बड़ा चेंज है इंडियन कार्बन मार्केट को आपने यहां पे क्रिएट करा। इसके अलावा एक दो स्कीम्स और क्या हैं, एक है आपका भारतीय भाषा अनुभाग, अनुभाग मतलब पार्ट। तो आपने एक इंडियन लैंग्वेज डिपार्टमेंट करा है जिसका रोल क्या होगा, जितने भी आपके डिफरेंट लैंग्वेजेस में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करा जाएगा और हिंदी के डॉक्यूमेंट्स को आपकी जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं उसमें ट्रांसलेट करा जाएगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे अगेन कंट्रोवर्सी वाली बात है कि आपने जो ये डिपार्टमेंट बनाया है उसका ऑफिशियल नेम है भारतीय भाषा अनुभाग। अब अगेन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि जितने भी आपके स्कीम्स होंगे, जितने भी आपके होंगे, उनके इंग्लिश नाम होने चाहिए, बट इसका कोई इंग्लिश नेम नहीं है, भारतीय भाषा अनुभाग इसका नाम है। फाइनली एक और पॉइंट पे हम डील करते हैं विच इज योर अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अमृतसर और कोलकाता के बीच में हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, विच मींस अमृतसर से लेके दिल्ली से लेके कोलकाता तक, तो पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक हम एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश करेंगे जिसके अंदर में हम इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। तो अगर यहां से एक रेलवे लाइन जा रही है तो अलग से आप रेलवे लाइन बना रहे हो, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर बना रहे हो जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के थ्रू जाएगा, जिससे क्या होगा, यहां पे इंडस्ट्रीज को प्रमोशन मिलेगा। तो उसके अंदर में क्या अनाउंस करा गया है कि गया जो बिहार के अंदर में है, गया प्लेस जो बिहार के अंदर में है, उसको एक इंडस्ट्रियल नोड, मतलब कि यहां पे मेजर इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करा जाएगा, गया के अंदर में लैंड एलोकेट करी जाएगी और वहां पे अमृतसर कोलकाता के बीच में एक नोड बनाया जाएगा। यानी अमृतसर में मेजर इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली में मेजर इंडस्ट्रीज हैं, कोलकाता में मेजर इंडस्ट्रीज हैं और बीच में गया में भी उसको सपोर्ट करते हुए इंडस्ट्रीज क्रिएट करी जाएंगी। ओके, सो इंडस्ट्रियल नोड कहां बनाया जा रहा है, AKIC का, इट इज बीइंग सेटअप इन गया बिहार। ओके, सो लाइक आई टोल्ड यू कि बजट में जो आज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए वो हमने आज कवर करे। बी रेगुलर विद दिस न्यूज एनालिसिस, बिकॉज हम आगे के जो आपके न्यूज एनालिसिस होंगे, जो भी उसके अंदर में बजट रिलेटेड कवरेज होगा उसको भी कवर करेंगे। यू डोंट हैव टू वरी, आपके नोट्स के अंदर में, आपके हैंडआउट्स में भी आई एम श्योर बजट उतनी ही अच्छी तरीके से कवर होगा। उसके अलावा इफ यू फील लाइक कि बजट पे आपको अलग से सेशन चाहिए तो हम उसके ऊपर में अलग से आपका एक MIT सेशन भी कर सकते हैं। सो मेंशन इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट अ सेपरेट सेशन ऑन बजट, बट वो सेशन अभी नहीं होगा, वो 1-2 हफ्ते बाद होगा, बिकॉज अभी तक पूरा बजट की क्लैरिटी जो है वो न्यूज़पेपर्स में नहीं आ रही है, 1-2 हफ्ते बाद आना स्टार्ट होगी। ओके, तो अब हम रेस्ट ऑफ द न्यूज पे जाते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि बाकी की न्यूज भी आपको फोकस करनी है। तो यहां पे CDSCO करके की ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल अथॉरिटी, और ये आपकी सेंट्रल अथॉरिटी है। सो दिस इज द सेंट्रल अथॉरिटी जो ड्रग्स को रेगुलेट करती है, सेंट्रल ड्रग रेगुलेटिंग अथॉरिटी। सो इंडिया के अंदर में कोई भी ड्रग आपको सेल करना है, इंडिया के अंदर में कोई कंपनी है जो ड्रग्स बनाती है, वैक्सीन्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है, या कोई भी तरह का ड्रग बनाती है और उसे बाहर एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो उन सबके लिए जो परमिशन होती है वो CDSCO ही देती है। इसके अलावा अगर इंडिया के अंदर में आपको कोई मेडिकल ट्रायल करना है, कोई मेडिकल ट्रायल भी करना है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन को हम ट्राई करना चाहते हैं, नई मेडिसिन हमने बनाई है, उसको क्या बोले डिस्कवर करा गया है और कैसा ये परफॉर्म करती है, उसके लिए भी आपको CDSCO के लिए परमिशन लेनी है। तो यहां पे क्या आया है कि जो कफ सिरप के सैंपल्स हैं, जो बहुत सारी कफ सिरप, तो इंडिया इज अ बिग मार्केट, इंडिया इज नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इसने जो ये जो कफ सिरप सेल करता है डिफरेंट कंट्रीज को, उसके जो सैंपल्स आए थे वो क्वालिटी सैंपल्स सारे के सारे फेल हो गए, विच मींस दे वर नॉट फिट टू बी एक्सपोर्टेड। और ये हम क्यों डील कर रहे हैं, बिकॉज आपने लास्ट ईयर आपकी हरियाणा की 1-2 कंपनीज थी जिन्होंने कफ सिरप को एक्सपोर्ट करा टू साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक गाम्बिया, और वहां पे उसके कंजम्पशन से बच्चों की, चिल्ड्रंस की डेथ हुई थी। और फिर बाद में जब उन सैंपल्स को चेक किया गया तो दे वर फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड, और दे वर नॉट जस्ट कंटेमिनेटेड, या दे वर नॉट, इट वाज नॉट जस्ट द केस ऑफ कि दे हैव क्रॉस देयर एक्सपायरी डेट, बट उसके अंदर में ऐसे पॉइजनस या इंडस्ट्रियल मिक्सेस मिले जो आपके इन वैक्सीन्स के अंदर में या आपके मेडिसिन के अंदर में होने ही नहीं चाहते।
तो उसकी वजह से क्या हो रही थी, इंडिया की रेपो भी खराब हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया, वहां पे सीडीएससी को यहां पे रिकमेंड करा कि जितनी भी कंपनीज है सबके सैंपल्स को कलेक्ट करा जाए, मार्केट से रैंडमली पिकअप किया जाए और उनकी टेस्टिंग करा जाए। तो यहां पे क्या है कि कफ सिरप के बहुत सारे कंपनीज के कफ सिरप के जो सैंपल्स थे वो सारे के सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में फेल हो चुके हैं। सो सीडीएसओ आपकी फिर से न्यूज में आई है, तो सीडीएसओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट गिव्स स्लिप्ड वर्डिक्ट ऑन वैलिडिटी ऑफ सेंटर्स नोट फॉर जीएम मस्टर्ड। तो ये जीएम मस्टर्ड क्या है, तो जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं आपके, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है, आप डीएनए के लेवल पे जाके आप जीन्स में जब चेंज करते हो उसे हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करते हो। और साइंस में नाउ इट इज बिकम पॉसिबल कि आप ह्यूमंस के अंदर में, प्लांट्स के अंदर में उसकी जेनेटिकली मॉडिफाई करके अगर उसका कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो बेनिफिशियल नहीं है तो आप उसको रिमूव करके एक बेनिफिशियल जीन से उसको रिप्लेस कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बीटी कॉटन सीड्स। बीटी कॉटन सीड्स, तो बीटी कॉटन सीड्स क्या है, कॉटन सीड्स के जीन के अंदर में आपने एक बैक्टीरिया बैक्टीरियस थ्यूरिजेनेसिस का जीन ऐड कर दिया और आपने एक नई तरह की कॉटन सीड बनाई जिसको बीटी कॉटन सीड बोलते हैं। एंड व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस पर्टिकुलर बीटी कॉटन सीड्स कि एक पिंक बॉलवर्म करके एक इंसेक्ट होता है जो कॉटन की जो क्रॉप होती है उसको अटैक करता था, बट बीटी कॉटन सीड्स को ये रेजिस्ट करता था। सो उससे क्या हो रहा था, आपकी जो कॉटन होती थी उसकी जो यील्ड थी वो इंक्रीज हो गई थी। तो यानी कि कॉटन जो था उसकी कॉटन की क्रॉप खराब कम होना स्टार्ट हो गई थी। यानी एक तो फार्मर को भी फायदा हो रहा है, उसके अलावा आपकी इंडस्ट्री के अंदर में भी एक श्योरिटी आ रही है कि अगर इस टाइम इतना क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है तो इतना कॉटन अवेलेबल होगा, तो मार्केट स्टेबल होता है। ओके, तो सिमिलरली सिर्फ बीटी कॉटन ही नहीं, आपने और भी जीएम क्रॉप्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल, इंडिया के अंदर में है एक जीएम ब्रिंजल, इसके अलावा थर्ड है आपका जीएम मस्टर्ड। सो ये तीन ऐसे क्रॉप हैं जो इंडिया ने अपने खुद के इंटरनली डेवलप करें। बीटी कॉटन सीड तो खैर बाहर से डेवलप हुआ था और इट वाज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड जिसको कमर्शियली कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया के अंदर में जो 97% जो क्रॉप है, जो कॉटन क्रॉप है, वो बीटी कॉटन सीड्स में ही ग्रो होता है। इसके अलावा जीएम ब्रिंजल भी है जो इंडिया के अंदर में अप्रूव्ड है, ऑल्दो इसको अभी तक कमर्शियली हमने एक्सप्लॉइट नहीं करा है, बट इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गई है। थर्ड इंटरेस्टिंग केस आता है जीएम मस्टर्ड का। जीएम मस्टर्ड भी इंडिया के अंदर में टेक्निकल कमिटी ने इसको एनवायरमेंटली क्लियर कर दिया था। तो आपकी एक कमिटी है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रेजल कमिटी, इट इज मेंशन इन द हैंडआउट ऑल्सो, यहां पर भी है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। ये एक गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर में है, और दिस इज द फाइनल अथॉरिटी टेक्निकली अप्रूव करने के लिए कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड को, और इसने इसके अंदर में आपका कंसेंट दे दिया था। हावेवर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करी कि जीएम मस्टर्ड को इतना इजीली या इस लेवल पे एनवायरमेंट में रिलीज करना नहीं चाहिए, इसके ऊपर पे और स्टडीज होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है जिसके अंदर में स्प्लिट वर्डिक्ट है। तो दो जजेस थे, दो जजेस ने डिफरेंट वर्डिक्ट दिए, विच मींस कि अब ये आगे जाके एक 3 जज बेंच बनाई जाएगी जो इसके ऊपर में डिसीजन लेगी कि जो जीएम मस्टर्ड है इसको हम एनवायरमेंट के अंदर में, यानी बेसिकली आप और मैं अगर इसको फार्म्स के अंदर में यूज करना चाहें तो हम इसे क्या यूज कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ जीएम मस्टर्ड को अप्रूवल नहीं मिला, एनवायरमेंटल क्लियरेंस पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस अटका हुआ है। जीईएसी जो आपकी हाईएस्ट टेक्निकल बॉडी है, इसने एनवायरमेंटल क्लियरेंस 2022 में दे दिया था, बट अभी तक भी इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिला है, बिकॉज इस बार केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। ओके, तो ये एक अपडेट है, इसको भी हम फॉलो करते रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। सो अगेन आई टोल्ड यू कि कई बार क्या होता है बजट के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट कोई फैक्चुअल डेटा ना मिस कर जाओ। तो यहां पे क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन का जो मॉनिटर है, तो यूरोपियन यूनियन का मॉनिटर है, जैसे आपके यहां पे आईएमडी होता है, वहां पे आपका एक कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, तो आपने अलग से यूरोपियन यूनियन का कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस है जो सैटेलाइट के बेसिस के ऊपर पे क्लाइमेट चेंज को रोज रेगुलरली रीड करता रहता है, उसको स्टडी करता रहता है, और दे हैव फाउंड आउट कि जुलाई 21 जो है वो हॉटेस्ट से रिकॉर्डेड ग्लोबली है, ग्लोबली सबसे ज्यादा गर्म दिन। सो अगर ग्लोबल लेवल पे, ऐसा नहीं है कि ये आपकी सिटी का सबसे हॉटेस्ट डे रहा हो, इट इज पॉसिबल कोई और दिन रहा हो, बट अगर
वर्ल्ड ओवर पूरे ग्लोब का आप टेम्परेचर देखते हो तो जुलाई 21 आज तक का पूरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे हॉटेस्ट मंथ है, और इसने 2023 के जुलाई 6 का जो रिकॉर्ड था उसको बीट कर दिया है। इट वाज 17.08 और अब इसका नया जो टेम्परेचर है 17.09, तो यानी लास्ट ईयर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और प्रोबेबली आप मान के चलिए अगर सारी सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो 2025 का कोई आपका जुलाई 21 की जगह जून 22 या कोई ऐसा डे होगा जो इससे भी ज्यादा गर्म होगा। बट रिमेंबर जुलाई 21 इज द डेट विच हैज बीन रिकॉर्डेड एज द हॉटेस्ट डे ग्लोबली एज ऑफ नाउ। तो आपकी पूरी रिकॉर्डेड हिस्ट्री के अंदर में भी सबसे ज्यादा हॉटेस्ट डे है जुलाई 21। ओके, इसके बाद पे एक अपनी स्पोर्ट्स न्यूज को भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो यहां पे क्या है, सो इफ यू आर अवेयर कि जब आपके रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करा था, सो सिंस 2022 से रशिया के ऊपर पे बैन है, रशिया जो है उस पे बैन है टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स। सो रशिया कंट्री या रशियन एथलीट्स रशिया के फ्लैग के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सो एज लॉन्ग एज वो रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली नॉट जस्ट रशिया, रशिया के अलावा आपका जो सेकंड कंट्री है बेलारूस, उसके ऊपर भी बैन है। तो इसके जो एथलीट्स हैं ये रशिया या बेलारूस के फ्लैग एंथम के अंदर में नहीं कर सकते हैं, बट दे कैन पार्टिसिपेट एज इंडिविजुअल, जिनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। सो एथलीट्स इंडिविजुअल न्यूट्रल, इनको कैसे भी बोल सकते हो, जो ये न्यूट्रल एथलीट्स की तरह ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So there would be participation from Russian athletes as well as Belarusian athletes, but they would be participating as individual neutral athletes, which means they would not be representing Russia or Belarus in this particular tournament. और अब इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के अंदर में इजराइल के ऊपर भी बात चल रही है कि इजराइल भी यहाँ पे वॉर कर रहा है पैलेस्टीन के अंदर में, तो इजराइल पे भी बैन लगना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आईओसी ने इजराइल के ऊपर भी बैन लगाया है? सो द आंसर इज कि नहीं, इजराइल के ऊपर पे कोई भी बैन नहीं है। इजराइल इज गोइंग टू पार्टिसिपेट, इसके 88 ऐसे एथलीट्स हैं जो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करेंगे और इजराइल के फ्लैग एंथम और ओथ के अंदर में ही ये पार्टिसिपेट करेंगे। सो अगेन शॉर्ट नोट है, बस हमें पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना है, इसके अंदर में तो पूरा जो न्यूज है क्या इसका बैकग्राउंड है वो सब प्रोवाइडेड है। बट यू शुड नो दिस कि इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स किन दो कंट्री से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रशिया से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बेलारूस से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इजराइल के जो एथलीट्स होंगे वो इजराइल के फ्लैग के अंदर ही पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, so students, these were the news headlines, these were the important news from the Hindu and the Indian Express. Indian Express में भी similar kind of news ही थे, because majorly जो Express newspaper है उसके अंदर में भी बजट रिलेटेड ही डेवलपमेंट है। So again my advice would be कि आप बजट में आज भी जो भी न्यूज़पेपर में है उसको प्लीज आप रीड तो करिए, एक बार आइडिया रखिए। So as a citizen also आपको पता होना चाहिए कि बजट के अंदर में क्या क्या नए चेंजेस आए। Okay, and please keep following the news analysis in the future dates also, because उसके अंदर में भी जो भी बजट में कुछ नया अपडेट आता है, फॉर एग्जांपल टुमारो या डे आफ्टर टुमारो न्यूज में कुछ अपडेट्स होंगी, उनको भी आपको कवर करना है। ऑल्सो बजट का इफ यू वांट अ सेपरेट सेशन ऑन द बजट, तो उसके लिए मेंशन इधर इन द कमेंट बॉक्स, तो हम एक सेपरेट सेशन भी रख लेंगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।